हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपना पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से आप कर रहे होंगे। जैसे आपको भी पता है कि अभी दशहरा पर्व, दीपावली पर्व और अब छठ पर्व में सभी लोग व्यस्त हैं और अपनी अपनी छुट्टियां मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ही अति आवश्यक है। सो पढ़ाई भी निरंतर करते रहें और अपनी परीक्षा कंपटीशन जो है उसे तैयार करते रहें। चलिए, आज हम आपको लिए लाए हैं 8वें वर्ग का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल करके लाए हैं जो सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो ध्यान से इसको समझें और ध्यान से इसका ऑप्शन को देखिए और हम और आप मिल करके इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से है, संप्रभु का अर्थ क्या होता है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? तो देखें, ए में है स्वतंत्र जनता, बी में है सर्वोच्च शक्ति रखने वाला, सी में है वह व्यक्ति या राष्ट्र जो बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित ना किया जा सके, और डी में होता है सभी सत्य है। तो देखिए, संप्रभु का अर्थ ही होता है स्वतंत्र से, और जो 8वें वर्ग में जो दिया गया है सीधा इसका अर्थ है स्वतंत्र जनता से ही है कि जहाँ की जनता स्वतंत्र हो वही संप्रभु है। और भी हम देखें कि संप्रभु का क्या अर्थ होता है, तो सर्वोच्च शक्ति रखने वाला भी होता है, जो अपने आप में सर्वोच्च शक्ति रखता हो। तो यहाँ क्या है, हम लोग वोट दे करके अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और वो सब कानून बनाते हैं और उन सभी कानूनों को हम सभी जनता मानते हैं, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किस में है, जनता में है। तो यहाँ भी सर्वोच्च शक्ति रखने वाला है जनता ही है। फिर वह व्यक्ति या राष्ट्र जो बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित न किया जा सके, माने कहने का मतलब कि वो हस्तक्षेप कोई राज्य ना कर सके कोई दूसरा, और ना मतलब कोई राष्ट्र जो है कोई उसका हस्तक्षेप करे कि किसी व्यक्ति के कार्य में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप ना करे। तो ये तमाम जो है सभी सत्य है संप्रभु होने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन में, निरंकुशता का क्या अर्थ होता है। निरंकुशता का अर्थ क्या होता है? ए में है अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना, बी में किसी की बातों को न मानना, सी में जनता से कर वसूलना, और डी में जनता से प्रेम करना। कहता है कि निरंकुशता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, ये भी है अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना। जो भी अधिकार जो मिला है आपको, वो अधिकार को जबरदस्ती कोई छीन ले और आप पर मतलब कि नियम कानून जो लागू होता है उसको अलग हटा करके जबरदस्ती कोई अपना नियम कानून थोपता है और वही वह करता है जो उसका मर्जी होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अन्यायपूर्ण कहते हैं, अधिकारों का हनन करना। तो निरंकुश तो वही हो जाएगा ना जो नियमों के अपने अंकुश में ना हो, नियमों के नियंत्रण में नहीं हो। तो उसका जो नियम बना हुआ है उसका अपना अलग नियम होता है, उसकी जो मर्जी होता है वही नियम अपनाता है, तो वही होता है निरंकुश। तो अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना सही है। फिर किसी की बातों को न मानना, भाई जब वो क्रूर हो ही गया तो किसी की बातों को मानेगा? नहीं मानेगा। तो ए वाला तो इसी में आ गया, माने इससे सुटेबल आंसर यही हो गया, जनता से कर वसूलना। और कर ही क्या, वो मार पीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यानी कि जनता से तो प्रेम करना होगा ही नहीं। तो सबसे सुटेबल आंसर कौन हो जाएगा, उत्तर कौन हो जाएगा? अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना। तो आंसर हो जाएगा दूसरा का ए, यानी निरंकुशता का क्या अर्थ होता है? तो अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना। तो अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो जैसे ए में इसका ऑप्शन है, एक धर्म के लोग
अन्य धार्मिक समुदायों के साथ में भेदभाव करना। कहता है कि एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के साथ में भेदभाव करना। बी में है एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्मों के लोगों पर उत्पीड़न करना। और सी में है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देना। और डी में है राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म ना हो और सभी धर्मों का सम्मान हो। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होगा? जैसे मान कर चलते हैं कि कहीं जो आबादी है किसी धर्म का ज़्यादा है, किसी धर्म का कम है, तो अगर ज़्यादा संख्या वाले जिस धर्म को मानने वाले हैं वो कम संख्या जो दूसरे धर्म को मानते हैं उनको तो उत्पीड़न करेंगे। तो वो ज़बरदस्ती भी कर सकता है कि हम भाई इसी धर्म को हम मानते हैं, इसी धर्म को मतलब कि आपको भी मानना होगा। जैसे आजकल देख रहे हैं पूरे विश्व में मतलब कि क्या है, धर्म के आधार पर अपनी वर्चस्वता कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अगर ऐसे होगा तो आम जनता सुरक्षित नहीं होगा। तो भारतीय संविधान जो है ये कहता है धर्मनिरपेक्षता में कि देखो भाई, हमारे यहाँ कोई एक धर्म को हम मान्यता नहीं देंगे कि हमारा राष्ट्र धर्म है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है तो सर्वधर्म है। तो सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है यहाँ पर। तो कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का वही अर्थ है कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म न हो, राज्य जो है देश जो है वहाँ का कोई आधिकारिक धर्म न हो और सभी धर्मों का सम्मान हो। इसीलिए तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है, राज्य है। तो ये हो जाएगा आंसर कि यहाँ आधिकारिक रूप से कोई भी उस देश के लिए धर्म ना हो और सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। इसलिए हम सभी भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आते हैं चौथा प्रश्न पर। भारत कब आज़ाद हुआ? एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन में अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन हम देते हैं यहाँ पर कि भारत कब आज़ाद हुआ। ए में 15 अगस्त 1950, बी में 15 अगस्त 1947, और सी में 26 जनवरी 1950, और डी में 26 अगस्त 1950। यदि आप बढ़िया से ऑप्शन को नहीं देखेंगे तो यहाँ लगा कि 15 अगस्त लिख लें, इधर पढ़वे नहीं किए और तुरंत मतलब कि रंग दीजिएगा कौन, ए वाला, तो गलती हो जाएगी, नहीं होगा गलती। तो 15 अगस्त 1950 को नहीं हुआ था आज़ाद, ये तो आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को। तो भारत कब आज़ाद हुआ? बी में ऑप्शन जाएगा 15 अगस्त 1947, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक मिनट। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में संविधान का नियम किस पर लागू हो रहा है? ए में कहता है निजी विद्यालय धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकता है। देखिए विद्यालय जो होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, किसी वहाँ एक धर्म से जुड़ा हुआ प्रार्थना गाने के लिए वहाँ पर छूट नहीं है, वहाँ सर्वधर्म प्रार्थना चलते हैं। लेकिन हाँ, निजी विद्यालय जो हैं वो अपने हिसाब से वो किसी भी प्रार्थना को वो ले सकते हैं, उसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये भी अपना सही है। बी में सिख धर्म मानने वाले लोग हेलमेट के बदले पगड़ी पहन सकते हैं। हाँ, उनको इस पे छूट दिया गया है कि सिख धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो हेलमेट ना पहन करके वो पगड़ी पहन सकते हैं। अगर वो पगड़ी पहने हुए हैं और ट्रैफिक वाले हैं और ये कह करके उनको दंडित नहीं कर सकते कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, ये संविधान उनको इससे छूट देता है। ये भी सही है। सी में धार्मिक समुदाय अपना स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं। हाँ, एकदम ये भी देता है संविधान, ये अधिकार देता है कि आप धार्मिक किसी भी धर्म से हों, आप अपना स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं।
ऐसा मतलब कि ये रूल है। और डी में कहता है कि सभी पर लागू हो रहा है। हाँ, ये सभी पर लागू हो रहा है, ये सभी पर लागू हो रहा है। चलिए 1 मिनट यहाँ देखिए, हम चिन्ह लगाना भूल गए थे, सबको आंसर में हम चिन्ह लगा देते हैं। तो संप्रभु का अर्थ जो होता है ये क्या है, ये सभी मतलब कि ये सत्य है ना, वह व्यक्ति या राष्ट्र जो बाहरी व्यक्ति नियंत्रित, सभी सत्य है ये। अच्छा, निरंकुशता का क्या अर्थ होता है, तो ये यहाँ पर हमने क्या देखा, निरंकुश का क्या अर्थ होता है, तो अधिकारों का क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल। चलो ये वाला था, सही था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म, और ये चलो ये वाला है। चौथा है भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। ये चिन्ह लगाना भूल गए थे। 5वां में संविधान, निम्न में संविधान का नियम किस पर लागू हो रहा है, तो यहाँ पर सभी पर लागू हो रहा है, सभी पर लागू हो रहा है। अब चलते हैं 6ठा में, चुनावों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब किया गया, तो ये 2004, 2005, 2006, 2007, तो सीधा याद रखिए 2004 में इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था। 7 में सहमति का अर्थ क्या होता है, सहमति का अर्थ क्या होता है, ए में चाह यानी चाहत, बी में स्वीकृति, दोनों सही है, सी में हिस्सेदारी, सहमति है तो हिस्सेदारी भी हो सकता है, और डी में सभी सत्य है। तो ये सभी आंसर क्या हैं, सत्य हैं, ये हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। यानी सहमति का अर्थ चाह भी है, स्वीकृति भी है और हिस्सेदारी भी है, इसे ध्यान में रखेंगे। और 8वां है, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा कार्य राज्य सरकार के हैं। माने इस 4 को दिया है ऑप्शन, और ये पूछता है कि कौन सा कार्य जो है राज्य सरकार का है, तो ए में कहता है अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखना। तो ये तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया तो राज्य के हिस्सा में ये नहीं आएगा, राज्य का ये कार्य नहीं है, ये केंद्र सरकार का कार्य है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी में अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलवाना, तो ये भी मतलब कि अंतर्राज्यीय मुद्दा है, और इस पे मतलब कि जो विशेषाधिकार है वो अपना केंद्र सरकार का है, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, तो ये बी भी क्या हो जाएगा, केंद्र का। 2000 रुपये का नोट जारी करवाना, ये भी अपने राज्य के हित में नहीं है, राज्य के अधिकार में नहीं है, ये जो है केंद्र के अधिकार में है। हाँ शिक्षा राज्य के अधिकार में आता है, क्योंकि सभी जगह की भौगोलिक कंडीशन अलग अलग होती है और सभी जगह के मतलब की भाषाएं भी अलग अलग हैं, तो इस हिसाब से राज्य अपना निर्धारित करते हैं कि हमारे राज्य में शिक्षा जो है ये किस आधार पर मतलब कि हम दें, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, डी, शिक्षा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 9वां, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2, 3, 4 और 172, तो क्या गो है, 2 गो है, क्या गो है, 2 गो है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 ही सदन हैं। अब 10 में आइए, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ए में 543, बी में 250, सी में 343 और डी में 500। तो देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है वो 250 होती है, सदस्यों की संख्या कितना होती है, 250। थोड़ा सा और हम लोग देख लें कि 250 में 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्य से, जो भारत में कई राज्य है ना, तो उन राज्यों से और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ से प्रतिनिधि चुना करके आते हैं। तो कितना, 250 में से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से वो चुन करके प्रतिनिधित्व बन करके आते हैं, और 12 जो होता है वो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति जो हैं साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, कला के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, और सामाजिक जो सेवा होता है उससे मतलब कि वो 12 को वो मनोनीत करते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल में जो है
राज्यसभा में 245 ही सदस्य मतलब कि है। अब 245, अब 5 क्या हो गया, तो 5 अभी नहीं है, 233 निर्वाचित हैं और 12 अभी मनोनीत सदस्य हैं। हो सकता है यह प्रश्न मतलब कि पूछे कि अभी कितना मतलब के है, तो वो आपका हो जाएगा 245, फिर 200 कितना इसमें निर्वाचित है 233, और कितना मनोनीत है 12, 12 ही मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 250, 250। तो ये रहा आपका ये 10 इम्पोर्टेंट्स प्रश्न, और जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। देखिए वीडियो को बढ़िया से देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।